बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के नए चीफ़ मिनिस्टर आए हैं तो उनके जो बयानात अब तक सामने आए हैं उससे एक इम्प्रेशन ये जा रहा है कि वफाक के साथ जो है कुछ उनकी गर्मा गर्मी चल रही है और कुछ महाजराई का सा माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और सीएम साहब ने इल्ज़ाम आयद ये किया है कि मरकज़ की जो पॉलिसियों की वजह से केपी सूबा जो है वो डेवलप नहीं हो सका और दहशत गर्दी की वजह से जो है वहाँ के लोग तबाही का शिकार हैं। पुलिस की नाकस हालत देख कह लें या फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो कि बुसीदा हैं, उनको उनके हवाले से भी बात की कि उनका हाल इस तरह का है कि उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और वफाकी जो है इन तमाम चीज़ों में गैर संजीदा नज़र आ रही है। इसका जवाब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि चीफ़ मिनिस्टर केपी ख़ुद दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में गैर संजीदा नज़र आ रहे हैं, जो उनके स्टेटमेंट सामने आए हैं। और काफ़ी अरसे से इस सूबे की जो हुकूमत है उसकी सियासी ज़िद और बचकाना जो सोच है उसने जो वफाक की जितनी भी काविशें हैं उसमें रुकावट डाली है। गाड़ियों को सियासत की नज़र किया जा रहा है। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की जो कीमत है वो 10 करोड़ है और अगर आपको ये मॉडल पसंद नहीं है तो चीफ़ मिनिस्टर साहब अपनी गाड़ी पेश कर दें। अगर केपी हुकूमत पसंद नहीं करती है तो फिर फ़ंड्स वफाकी हुकूमत को तो फ़ंड्स जो है वो किस डोमेन में मांगती है। वफाक ने सूबे को 600 अरब रुपए जो हैं वो दहशत गर्दी के लिए फ़राम किए, मगर इस रकम की अब तक कोई जो वाज़े हमें कोई इक़दामात हैं उस पर असरअंदाज होते हुए वो नज़र नहीं आया, उसका वाज़े इस्तेमाल हमें नज़र नहीं आया। तो सवाल यहाँ बहुत सारे उठेंगे और ये भी कहा सवाल होगा कि आज बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि जी ये जो दहशत गर्दी है ये सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है। तो ये तो हम कई अरसे से कहते चले आ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, ये तो वफाक कह रही है, ये तो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान कह रही है कि ये दहशत गर्दी जो है ये सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है। और DGISPR तो पेशावर में एक बार फिर ये बात कर चुके हैं कि ये बड़ी एक्सटेंशनल किस्म का मसला है और इन एनी कॉज जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन केपी सूबे में नहीं बंद होंगे। जबकि दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं अमन जो है वो जिरगे से लेकर आऊँगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मलिक अनवर ताज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ हैं। जवाद फैज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अंजुम अकील खान साहब। तमाम मेहमानों को शुक्रिया करूँगी कि मुझे वक्त दिया। क्या अनवर साहब नज़र आ रहा है, मतलब एक पहले आप लोगों की सियासी तब्दीली हुई उस पर आपकी अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफात नज़र आए, बहरहाल करवट बैठा एक जानिब ऊँट, लेकिन दूसरी तरफ सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके स्टेटमेंट जब से उन्होंने मतलब ओहदा संभाला है एक मरकज़ के साथ एक खिंचाव का सा माहौल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त दहशत गर्दी उरूज पर है, ख़ास तौर पर केपी सूबे में, वहाँ पर भी ऑपरेशन के हवाले से उनके जो है ऑपरेशन के मुखालिफ बयानात नज़र आ रहे हैं। क्या चाह रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है। सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का नया CM है और हर CM ये चाहता है कि मेरे सूबे में अमन हो, मेरे सूबे में तरक्की हो और मेरा इलाका खुश और खुश तरक्की में हो। मस बात यह है कि जब CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का इंतखाब हुआ, इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तारड़ ने इस तरह तलाल चौधरी वगैरह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको एक दहशतगर्द डिक्लेयर किया, जो बिल्कुल गैर जमहूरी और गैर अखलाकी बात थी। क्योंकि कोई बंदा भी दहशतगर्द नहीं होता, जो हुकूमत में होता है वो अपने इलाके के लिए बात करता है, अमन के लिए बात करता है, मुज़ाकरात के लिए बात करता है, तो उस पर राह में किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर करना इंतहाई गलत बात थी। दूसरी बात ये थी कि जब नवाज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने उसे कॉल की और मुबारकबाद दी और उसे एक मीटिंग में दावत दे दी, तो उसके जवाब में सोहेल आफरीदी ने एक रिक्वेस्ट उसकी की कि मैं अपने लीडर इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे काइंडली उससे मिलवा लें, क्योंकि मैं एक तो मेरे नया हुकूमत बनी है, मैं कैबिनेट के सिलसिले में उससे मुशावरत करना चाहता हूँ। दूसरी जो अफगान पॉलिसी है या सूबे में जो अमन अमान की इशू है उससे कोई गाइडलाइन लेना चाहता हूँ। मैं मेरे पार्टी का चेयरमैन है ऊट इमरान खान को मिला है, तो उसका जवाब ये था कि मैं पूछ लूँगा। वहाँ से थोड़ा सा तलखी पैदा हुआ। अब भी हम ये कहते हैं कि जब तक सोहेल आफरीदी का मुलाकात नहीं होता, उसे खान साहब से मिलवाया नहीं जाता, तो उस वक्त तक फेडरल गवर्नमेंट के साथ केपी गवर्नमेंट की
कोई सीएम बिल्कुल नहीं बैठेगा। इसलिए नहीं बैठेगा कि एक मामूली सी यहाँ बात है, यहाँ सोहेल एक साहब ने मामूली ये सोहेल साहब ने ये बता दिया कि जी बानी पीटीआई हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन नहीं है। नहीं, इस तरह उसने कभी नहीं बताया। उसने नहीं, तो मुलाकात तो हो जाती है ना अनवर साहब, मुलाकात आज हो जाती, परसों उस मुलाकात में सोहेल अफरीदी ने ये बताया था कि सबसे पहले मेरे लिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए मैं बात करूंगा, अमन के लिए मैं बात करूंगा, अपनी सूबी के लिए तो बात करूंगा। तो सबको बुलाया था, तो पाकिस्तान के लिए तो बुलाया था। प्राइम मिनिस्टर उसके जेल के मिलने में उसके क्या तो बात वही आ गई। नहीं बात वही, मेरे पार्टी का लीडर है, उसके नाम पे 2/3 मेजॉरिटी इस मुल्क में। किस सूबे के चीफ मिनिस्टर है, किस मुल्क के सूबे के चीफ मिनिस्टर है सोहेल साहब, ये बता दीजिए आप मुझे। खैबर पख्तूनख्वा के। सर पाकिस्तान के सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं वो। तो ये तो मैं भी कह रहा हूं। तो फिर उस पाकिस्तान के लिए जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेड लाइन है, तो उसी पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बुलाया था। तो उसी पाकिस्तान की मशावरत के लिए तो प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की गई कि मुझे मिला दी, क्यों नहीं मिलाता? तो जरूरी ये था कि उसे मिलवा लेते। दूसरी बात यह है कि जो तिलाल चौधरी ने यह बयान किया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी हमने प्रोवाइड किया और उससे इनकार किया, बात यह है कि अगर आप बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोवाइड करते हैं तो ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोवाइड करें कि अगर उसमें बंदा बैठे और उस पर फायर हो जाए तो कम अज़ कम खुश तो हो ना। आप एक्सपायर बुलेट प्रूफ पर, ये तो एक ड्रामा था कि आप एक्सपायर बुलेट प्रूफ उसको हवाले करते हैं कि इससे आप जाके उससे दहशतगर्दी का मुकाबला करें। एक ऐसा सूबा जो 80,000 जनाजे वहाँ पे उठे हैं, रशियन वार में, अमेरिकन वार में, दूसरों की जंगों में ईंधन बन रहा है, वो एक ऐसा सूबा, उसके ऑफिशियल के लिए आप इस तरह के बुलेट प्रूफ गाड़ी देंगे? ये तो एक किस्म का मजाक था ना। बुलेट प्रूफ गाड़ी अगर आप देना चाहे तो सही बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दे। और जो हमारे फौज के जो जवान जो रोजाना शहीद हो रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी है कोई? जरूरी है। अवाम की सिक्योरिटी के लिए तो वो जान दे रहे हैं ना सर। अच्छा इसी पे मैं आता हूँ सर, आपको भी वक्त मिलेगा, बहुत टाइम है हमारे पास, इसी पे मैं आता हूँ। पाक फौज के एक बच्चा, एक जवान जब मरता है तो पूरी धरती का बच्चा होता है, उस पे हमें अफसोस भी होता है और उस पर हम गमज़दा भी होते हैं। वो हमारी सिक्योरिटी के लिए मसला ये नहीं, मसला ये है कि पॉलिसी हमारी ऐसी बनाई जाती है कि उस पॉलिसी की वजह से हम दूसरों के जंगों में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने पाकिस्तान को ख़ुद तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इख्तिलाफ हमारे इस बात पे है, जो मुज़ाकरात के बाद हम अफगानिस्तान के साथ करते थे तो हमें क्या गद्दार सा डिक्लेयर किया गया था? हम मुज़ाकरात की बात करते, स्टेट टू स्टेट मुज़ाकरात होने चाहिए थे। जब आपके सोहेल अफरीदी साहब सीएम बने हैं उस वक्त कितने हमारे जवानों की शहादतें हुई और किस तरह अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात कशीदा थे, सब पता है, लेकिन उन्होंने मुजम्मत का एक अल्फाज भी नहीं बोला था शोधा के लिए। मैं अंजुम अकील साहब से उसके बाद की बात है, मैं असेंबली की बात कर रही हूँ जब उन्होंने पहला खिताब किया था। अंजुम अकील साहब, एक तो ये कि बहुत सारे गिले शिकवे हैं, हमने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत है सूबे में, वो तो हमेशा मरकज से खिंचाव का सा माहौल रहा है उनका, लेकिन सर अब यहाँ पर जो उनके कंसर्न है वो फंड्स की बात करते हैं कि हमें फंड्स नहीं दिए गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो बिल्कुल नाकिस थी, इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। तो सर क्या आप लोग विफाक जो है वो सूबे को फंड्स फराहम नहीं कर रहा था? देखें जी, केपी की जो हुकूमत है कि गुज़श्ता 12 साल जो हैं वो पीटीआई के तजर्बात, फैसलों और तजादात के एक दस्तान के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे कि 600 अरब रुपये इनको दिए जाते हैं। तो ये बताएं कि वहाँ की आवाम की सिक्योरिटी के लिए, अपने बॉर्डर के लिए इन्होंने कहाँ खर्च किए हैं। इनसे आज पूछें कि ये तो आज भी कह रहे हैं कि जो वफाक जो इंतज़ाम कर रही है मुल्क दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का ख़त्म करने के लिए, इनके जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं वो कहते हैं जी सोहेल अफरीदी साहब के जी ये हम जिरगों के ज़रिए करेंगे। भाई पहले आपने जिरगों का एक तजर्बा किया, उस तजर्बे में आपने वो जो मोस्ट वांटेड लोग थे जो पाकिस्तान के लिए साजिशें और पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी करते थे, उनको आपने छोड़ दिया और आज फिर वही लोग उन ग्रुपों को हेड कर रहे हैं। और आज हमारी कीमती जाने और हमारे मसल्ह अफवाज के अफसरान और नौजवान शहीद हो रहे हैं, सिविल आबादी हो रही है, मतलब दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लोग शहीद हो रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी आप केपीके की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है ना। ये सारी वफाक की, जब वफाक करता है तो कहते हैं वफाक क्यों कर रहे हैं। भाई बात यह है कि पाकिस्तान सबका है और आप वफाक जो सूबे हैं, अगर जो 18 अमेंडमेंट के बाद आप आज़ाद हैं, फंड आपके पास मौजूद हैं, आप अपना शेयर ले रहे हैं, तो फिर
आप ना तो अपने अवाम की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकें और ना ही आपने जो इस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का एक पूरा आप समझें कि रुझान उधर बना हुआ है और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई धमाका होता है, तो आप वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है? ना अपने लोगों को वो तो तहफ़्फ़ुज़ दे रही है और ना अपने बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इन्हें तो वफाक का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि वफाक इसमें कोई शक नहीं है कि ये दहशतगर्दी सिर्फ केपीके का मसला नहीं है, तमाम सूबों में दहशतगर्दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान है उसमें है और केपीके में है। तो इनको चाहिए कि शाना बशाना वफाक के और अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें और ना दहशतगर्दी ना दाखिल आने दें। लेकिन जिस तरह मैं समझा इनकी सियासत जो है वो हमेशा ज़ातियात के लिए रही है और मसलत के ज़रिए इन्हें सियासत हुई है। कोई भी सियासत इन्होंने कभी नहीं की। ये अपने मुल्क की नहीं सोचते, ये अपनी ज़ात की सोचते हैं, अपने लीडर इमरान खान की सोचते हैं। भाई इमरान खान ने आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया, अब आपको पूरे सूबे की अवाम की ज़िम्मेदारी आपके सर पे आ गई है, आपने उसको निभाना है और उसको निभा के बेअसन सीधे निभा के आप फिर जाके इमरान को बताएं कि मैंने ये काम कर लिया। अब इमरान खान किसी कानूनी वजह से किसी कोई उसमें केस है जिसकी वजह से आज जेल में है, तो वो भी एक अदालतें मौजूद हैं, अदालतों के जरिए उनको आपको रसाई मिल जाएगी वहाँ तक। लेकिन अपने मुल्क का निज़ाम तो चलाएं ना। अपने जो आज वफाक आपको बुला रहा है कि आएँ आप दहशतगर्दी के मतलब डिस्कस करें, आप अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। देखिए अगर नुमाइंदों ने हुकूमत करनी थी तो फिर आपको चीफ मिनिस्टर बनाने की क्या ज़रूरत थी? आप चीफ मिनिस्टर बने, आप वहाँ आते, अपने अवाम के मसाइल बताते, अपने अवाम के जो आप वफाक की मदद कर सकते थे, वफाक को जो बेहतर मशवरा दे सकते थे, आप वहाँ आते और फिर उस आपने वो मौका ज़ाया किया। मैं समझता हूँ कि ये नुकसान फिर उस तरफ सियासी नहीं बल्कि पूरे केपीके के अवाम के लिए उन्होंने नुकसान किया कि उनकी बात नहीं कर सके, उनके मसाइल नहीं बता सके। तो इसलिए जो चीफ मिनिस्टर है बनाना चलो ठीक है, नॉमिनेट तो इमरान खान ने कर दिया है, लेकिन इमरान खान जब भी किसी को नॉमिनेट करते हैं, उससे पहले परवेज खट्टक साहब थे, महमूद खान साहब थे, अली अमीन गंडापुर थे, जब उनके उतारते हैं तो कहते हैं फिर गलत फैसला था। अब ये भी देख रहे हैं आप कि ये भी आप सहील अफरीदी की वजह से बाद इनके लोग जब बनते हैं, इनकी तारीफें करते हैं, इनके लीडर, इनके कारकुन जी बहुत अच्छा फैसला हुआ है, कुछ दिनों बाद कहते हैं ये वो बड़ा गलत फैसला था। अब भी ये कहेंगे कि ये गलत फैसला है। तो इसलिए हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अक्ल दे। ये केपीके सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाअल्लाह हिस्सा रहेगा और इसके जो वफाक के साथ जो तलकात हैं बेहतर बनाए और ताकि जो वहाँ की दहशत गर्दी है जो पाकिस्तान की ना सिर्फ नसूर है, पाकिस्तान की तरफ में बहुत बड़ी रुकावट है। आज पाकिस्तान की जो पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारे हमसाया मालिक हैं, हमारे और बहुत से दोस्त हैं, सऊदी अरब की बात करें, यूए की बात करें, कतर की बात करें, तुर्की की बात करें, अजरबैजान की बात करें, चाइना की बात करें, सब हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। इस दहशतगर्दी की वजह से बहुत सारी रुकावटें हैं, इसलिए ये हमें सोचना चाहिए कि हमने मिलकर इसको खत्म करना है। आपका पॉइंट आ गया जवाद साहब। सीएम साहब की तब्दीली की वजह जो बताई गई है वो यही है कि जी सूबे में गुड गवर्नेंस हो, करप्शन ख़त्म हो, कारकर्दगी अच्छी हो, और तमाम जो भी इश्यूज़ लॉ एंड ऑर्डर के और बहुत सारे। आप क्या समझते हैं वाकई सोहेल आफरीदी साहब यही टारगेट लेकर आए हैं कि मैं जो सूबे की कारकर्दगी पर काम करूँगा, या वो फिर वही अली अमीन गंडापुर वाला स्टाइल उन्होंने अपनाना है कि जी बस मैंने तो एहतजाज वाली सियासत करनी? गो कि उन्होंने पहले दिन ही ये फरमा दिया था कि मैं चैम्पियन हूँ और बानिए पीटीआई के इश्क में ही मरूंगा, तो वाज़े पैगाम दे दिया था उन्होंने। और साथ साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, उन्होंने अफगान पॉलिसी के हवाले से बात की, उसको रिव्यू करने के हवाले से बात की, ऑपरेशन की मुखालफत की उन्होंने। ये तमाम चीज़ें लेके आपको क्या लग रहा है, क्या वो वाकई अमन चाहते हैं या वो एहतजाज मतलब मुखालिफ जा रहे हैं वो हुकूमत के और इदारों के? देखिए शाजिया, अगर इस चीज़ को मान लिया जाए कि अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, अच्छी नहीं थी, गवर्नेंस नहीं थी, करप्शन थी और बानी पीटीआई को वो रहा नहीं करवा सके, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर इतना वक्त तो ज़ाया किया गया, ये तो नाकामी का एतराफ़ है ना। और जिस तरह उससे पीछे जो अदवार गुजरे हैं, जिस तरह अंजुम वकील साहब बात कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि सरासर नाकामी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं दो तीन बातें ज़रूर ये अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए क्या ही अच्छा होता
अगर जनाब तलाल चौधरी साहब तो उन्हें बुज़दार साहब से मुमासलत दे रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आज़म की कॉल का मुस्बत जवाब देते, उस इजलास में शरीक हो जाते, तो उससे ये होता कि वहाँ बैठ के गिले शिकवे कर लेते। वहाँ बैठ के भी तो यही दरख्वास्त की जा सकती थी ना, या ये गिला किया जा सकता था कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक जेस्चर चला जाता, एक मैसेज चला जाता कि अफ़गानिस्तान का मामला हो, हमारे बॉर्डर्स का मामला हो, हमारे शहदा का मामला हो, हमारे अवाम का मामला हो, और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो टीटीपी कलदम है उसकी तरफ से हमलों का मामला हो, हमारा मुंह तोड़ जवाब हो, उस पर आके बात कर लेते। उस पर असम्बली में आके ये कहना कि हम नहीं मानेंगे या ऐसी कोई चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे या रास्ता ये दुरुस्त नहीं है, लिहाजा वो बैठ के बात करते और वहाँ ये गिला कर लेते, वहाँ ये। और जिस हुकूमत को अभी मेरे भाई कह रहे हैं मलिक साहब कि जी वो है ही सही नहीं, 47 वाली है या वज़ीर आज़म तो कोई और है, तो फिर उसी से ही आप ये कह रहे हैं, मुझे इसकी लॉजिक कुछ समझ नहीं आई। एक और बात अभी बात हुई, मैं सवाल बड़ा दस बस्ता ये करना चाहूँगा अपने भाई से कि मुझे ये बताइए कि वो बानी पीटीआई की अहलिया ने अपने हस्बैंड को शहर नामदार को तो कहा था कि मैयत वाले घर, मैं तो बड़ी इज्जत से शहर नामदार कह रहा हूँ, ठीक है। अगर इमरान नियाजी साहब को अगर उनकी अहलिया ने रोका था कि मैयत वाले घर नहीं जाना, नई नई के जनाजे में नहीं जाना, तो इनको तो नहीं रोका था। ये तो शहदा के जनाजों में नहीं जाते, ये उनकी मैयत नहीं उठाते, कंधा नहीं देते। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर सामने लाने के लिए ऐसे मामलात पे इनको पहल करनी चाहिए। फिर ये गिला करते हुए अच्छे लगते हैं, फिर ये मुतालबा करते हुए अच्छे लगते हैं। और आफरीदी साहब ने तो कहा था कि मैं रिहाई के लिए वज़ीर आला बन रहा हूं, और फिर दरख्वास्त भी उन्हीं हुकूमतों से कर रहे हैं। देखिए दो बड़ी वाज़ेह चीजें, अभी जिस तरह ये फरमा रहे थे ना कि जी वज़ीर आज़म कह रहे थे मैं पूछ के बताऊंगा, डेफिनेटली आईनी कानूनी अदालती मामला तो उन्होंने पूछना है ना, ब्रीफिंग लेनी है ना। लिहाजा ये तो कोई मामला ना हुआ कि बस वज़ीर आज़म कॉल कर दे और दरवाजे खोल दिए जाए, इस तरह नहीं मामलात होते। अदालतों का रुख जो है उस तरफ मुंह करना पड़ेगा और उन्हीं मामलात पे चलना पड़ेगा। और मैं आखिरी जुमला ये कि आफरीदी साहब कह रहे थे कि मैं पर्ची वाला नहीं हूँ, जोरे बाजू पे आया हूँ, नहीं ये गलत है, वो उस पर्ची पे ही आए हैं। वगरना फिर इनके यहाँ अगर वोट डाल देते, एमपीएस से पूछ लेते, अगर जमहूरी निज़ाम है इनकी जमात के अंदर, तो फिर ये नहीं होता कि एक बंदे ने कह दिया और वो आ गया। इसका मतलब है जमहूरियत की ये खुद नफी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मुझे पीटीआई ने इतनी स्ट्रगल की और जिस तरह इन्होंने कहा और जिस तरह बानी पीटीआई ने अपनी जिद्दोजहद के साल गिनवा गिनवा के हमारे कान जो है पक्के कर दिए, उसके अंदर मुझे बहुत दुख हुआ। सच्ची जो बात है कि इतने ज्यादा इनके यहाँ कुर्बानियां देने वाले अपने लोग हों, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर एक जमात की एक सीट है उसको अपोजिशन लीडर बना दिया, और सेनेट के अंदर जिस शख्सियत की एक ही सीट है जिस जमात की, उसको अपोजिशन लीडर बना दिया। अपने रुफका पे, अपने लिए जान देने वालों पे या खुद को पता नहीं कहां तक पहुंचा देने वाले, वो उनको हक नहीं मिला। और मुझे इसका अफसोस रहेगा कि जिन्होंने मारे खाई या जिन्होंने जेलें भुगती या जिन्होंने सड़कों पे आके एहतजाज किया, इनके अंदर एक भी इस काबिल बंदा नहीं था अपनी जमात का कि अपोजिशन लीडर बन सकता या सेनेट में बन सकता। मुझे अफसोस है ऐसे फैसलों पे कि इन्होंने अपने ही कारकुनों का हक भी मारा है, उनकी तजलील की है, दरअसल उनकी अहमियत नहीं तस्लीम की। ठीक है अनवर साहब, अब इसकी जस्टिफिकेशन तो आप दे दीजिएगा, लेकिन सर अब अहम बात यही आ जाती है कि देखिए इस वक्त अगर हम देखें, बात वही आ जाती है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ें आती हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त जंग लड़ रहा है। एक तरफ हमारा दुश्मन भारत है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में ये जो दहशतगर्द अनासर हैं। अब ऐसे वक्त में ये सूबा अगर हुकूमत मुखालिफ तहरीक पे चला जाएगा तो फिर दहशतगर्दी को ख़त्म करना तो नामुमकिन हो जाएगा। आप लोग बार बार बात करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर साहब की, जी मैं जिरगे से अमन लेकर आऊँगा, जिरगे से अमन कैसे हो सकता है सर? और दूसरी बात ये कि अभी आप लोग 2 साल की बात हुकूमत, ये कह लीजिए हुकूमत जो आई है, उससे पहले तो आप ही की हुकूमत थी ना, 4.5 साल आप लोगों की हुकूमत थी। 4.5 साल में आप लोगों ने क्या किया? परफॉर्मेंस के हवाले से ले लीजिए, डेवलपमेंट के हवाले से सूबे की ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ले लीजिए, तो सवालात तो बनते ही हैं सर कि आप लोग जो बात करें, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि एक सूबा जो है वो दहशतगर्दी से मुतासर नहीं, पूरा पाकिस्तान है, तो पूरी रियासत, इदारे तो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में जो दहशतगर्द अनासर है उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं ना। अच्छा, बात यह है कि एक तो आप ये कह रहे कि आपकी परफॉर्मेंस किया है,
इससे पहले भी आपकी 4.5 साल हुकूमत गुजरी है। अगर हमारी परफॉर्मेंस न होती तो आपको वोट कैसे मिलता? 2/3 मेजॉरिटी से हमें वोट सर ये हम सब सुन चुके हैं। मुझे स्टैट्स बता दीजिए, मुझे फिगर्स बता दीजिए, मुझे किसी प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए। कोई और प्रोग्राम में मुझे बुला एक दो बता दें सर, एक दो बता दें। नहीं, फिगर है, ऐसी लोग बेवकूफ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग कोई बेवकूफ नहीं कि पीटीआई को वोट दे देते हैं। एक तो ये बात है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, पीटीआई की परफॉर्मेंस थी, इसलिए तीसरी दफा हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तीसरी दफा पीटीआई को वोट मिला, इमरान खान को वोट मिला। दूसरी बात यह है कि अगर ये हुकूमत इतनी सीरियस है, केपी में अमन व अमान के लिए दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा है, अगर ये इतनी सीरियस है तो एक चीफ मिनिस्टर को इमरान खान से मिलाने में क्यों इसने रुकावट डाली है? इसको चाहिए था कि फ़ौरन उसको मिला लेते, उससे वो गाइडलाइन लेते, उससे तजावीज़ लेते, उससे वो हमारे पार्टी का लीडर है, पार्टी का चेयरमैन है, उसी के डायरेक्शन पे हम आगे जाके वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो डिस्कशन हो रही थी उसके साथ वो डिस्कस कर लेती। तीसरी बात यह है कि बात उसने की कि अदालती है, वो इसलिए पूछ लेगी कि एक कानून है, मुल्क में अदालत कहाँ है? फेस सेविंग के लिए पेशावर में एक फैसला हुआ हमारे हक में, एक फेस सेविंग के लिए, और उसमें 1% भी चांस नहीं था। अगर 1% निजाम को हम मानते, इसी निजाम के लिए तो हम सारे जद्दोजहद करें। आप कह रहे हैं कि है ही नहीं ना, कानून और आइन तो पाकिस्तान में है ही नहीं। इसी निज़ाम के लिए हमारा सारा झगड़ा है कि हम चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, आइन हो, मुल्क में कानून हो। किसी हुकूमत या किसी इदारे के साथ तो हमारे टकराव नहीं है। इमरान खान की बार ये आपने सुना होगा कि ये फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। उस न हम फौज के खिलाफ है, न हम इदारे के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क में कानून हो, मुल्क में अमन हो। मेरी सूबे में दहशतगर्दी है, मुझसे नहीं पूछा जाता, एक फैसला हो जाता है, मुझसे कोई नहीं पूछता कि आपको क्या तकलीफ है, आपकी सूबे में क्यों दहशतगर्दी। पाटा कबाइली इलाका जात जो एक्स पाटा था, 500 अरब अभी तक उसके बकाया जात है, जो NFC अवार्ड में उसके साथ वादा किया था कि 100 अरब सालाना हम आपको दे देगी। वो इलाका तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। इनका ये फर्ज बनता था, फेडरल गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता था कि फाटा के जो बकाया जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का ये बनता है कि मेरे जो रॉयल्टी बनती है, मेरे जो बिजली के मद में पैसे बनते हैं, मेरे जो सूबे का हिस्सा बनता है, वो मुझे दे दे। मैं दहशतगर्दी के साथ भी मैं निमट रहा हूँ, तबाही भी मुझ में हो रही है, पैसे भी मुझ पे बंद है, मशावरत भी मुझ पे, और मैंडेट भी मुझसे चुरा लिया गया, मेरे हक पे भी चुरा लिया जाता तो 2/3 मेजॉरिटी से कैसे आपके सीएम वहाँ पे नहीं, लेकिन इधर तो मैं चुराया गया है। इसका जवाब जो है अंजुम वकील साहब दे दे, क्योंकि सर आप लोग की तो हुकूमत है, इतने सारे एलिगेशन कि जी मुल्क में तो कोई निज़ाम ही नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। देखें जी, पहले तो इनसे पूछें कि इनकी अपनी पार्टी में कौन सा निज़ाम है, कौन से कानून के साथ ये चलते हैं। इन्होंने आज दिन तक कोई इनका एक्शन ऐसा साबित हुआ है जिससे इन्होंने मुल्क के अंदर राय कानून की पाबंदी की है, आइन की पाबंदी की है। ये तो एक तारीख पे आते हैं तो दरख्तों को पर बम फेंकते हैं और दरख्तों को उड़ाते हैं। ये इनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ है, कानूनी लीगल तरीके से अदम एतमाद हुआ है। तो इन्होंने जिस तरह मज़ाहिर किए, जिस तरह इन्होंने फिर आपके हाल में आपके सामने है, जिस तरह इन्होंने क्यूबे और मुख्तलिफ शोधा की यादगारों को इन्होंने गिराया और उनको तजलील की, तो ये कोई एक सियासी पार्टी आप बता दें जो इन्होंने आज, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे JUF है, कोई ऐसी पार्टी MQM है जिसने कभी भी एजिटेशन, हम भी अपोजिशन में रहे हैं, हमने भी एजिटेशन किया, पीपल पार्टी ने किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने किया, एक दरख्त की तो जवाद फैजी साहब, अब सबसे बड़ी बात जो है, हम फिर वहीं पे, हम इस ब्लेम गेम से तो निकल ही नहीं पा रहे ना। मतलब मुझे जहाँ तक समझ आई है कि KP सूबे के चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि जी हमें फंड्स भी दिया जाए, हम उस हुकूमत को नहीं मानते, और हमारे साथ जो है मतलब तमाम मराद भी हमें वफाक दे, सूबे में जो तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार जो है वो वफाक है, सारा कुछ है। लेकिन जो अहम मसला है उस सूबे का, उसको हम जो है उसको दरगुजर नहीं कर सकते, उससे सरफ नज़र नहीं कर सकते, वो है दहशतगर्दी का। अब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी मैं जरगा बुलवाऊंगा, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं,
और मैं अमन व अमान को वहाँ पे नाफिज करूँगा। तो सर बहुत सारी चीज़ें अभी आपने जरगी की बात उसने नहीं की, थोड़ा सा मैं क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ जी नहीं जरगी के अमन उस तरह की जरगी की बात नहीं। वो जलसा सबसे पहले चारसदा में है, मेरी ही डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद खैबर में है, उसके बाद करक में है। उसमें ये बात बिल्कुल नहीं है कि मैं जरगा बुलवा रहा हूँ। एक जलसा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कि मुझे इधर से इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए मैं लोगों के पास जा रहा हूँ। ठीक है, तो फैजी साहब इसके इनका भी जो जवाब है उस पर भी आप कमेंट्स करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। लेकिन सबसे अहम बात जो है ना वो ये है कि डीजी आईएसपीआर साहब बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि जी जो दहशतगर्द ठिकाने हैं, जो फितनउल खवारिज हैं, उनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उनका किया जाएगा। जबकि हमें यहाँ पे सीएम साहब एक डिनाइल मूड में नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये तो बड़ा मसला हो जाएगा क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान पे तो अमल दरामद किया नहीं गया है, उन तमाम चीज़ों को भी लेके बड़े फ्लॉज हैं। दूसरा, ये तमाम चीज़ें आपको क्या लग रहा है कि इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है या ये बस इसी तरह ये कॉन्ट्रडिक्शन चलती रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ वज़ीर आला केपी के इसी मूड में हैं और शायद जितने वो नंबर बनाएंगे तभी कबूलियत भी मिलेगी जेल के अंदर से एक ऐसे शख्सियत की तरफ से जिसको अदालतों ने मुजरम करार दिया है। और मैं आवाज़ देर एट दैट टाइम जब फैसला भी सुनाया गया, मैं जेल में ख़ुद मौजूद था। लिहाजा एक चीज़ बड़ी अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि पूछा क्यों नहीं जाता। ओ भाई, वो उन्होंने पूछने के लिए, मशावरत के लिए तो बुलाया था वज़ीर आला को, आप जाते ही नहीं हैं। मुझे तो वो भी दिन याद है जब किबला खुद वज़ीर आज़म थे इमरान नियाज़ी साहब, और वो उस मीटिंग में नहीं आए और पूरी अपोजिशन जमातें भी थी, लेकिन वो नहीं आए। मुल्क से मोहब्बत का ये आलम है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मैं कुर्सियाँ उछल उछल के दूर से जाऊँगा, कौमी असम्बली में मुझे हाथ ना मिलाना पड़ जाए। फिर जब इंतहाई संगीन मामलात हो तो उस वक्त का वज़ीर आज़म जो है वो बैठना ही पसंद नहीं करता तमाम जमातों के साथ। इस मुल्क को मसला अपना समझना होगा। अब एक वो वज़ीर आज़म है जो फ़ोन भी कर रहा है, जो दावत भी भेज रहा है कि आइए बताइए आपके क्या इश्यूज है। आप वहां जाना नहीं चाहते। जलसों के अंदर अवाम को जज्बाती करके किसी ट्रक की बत्ती के पीछे तो लगाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुल्क के मामलात पे सिर्फ सियासत हो, खिताबात हो, जज्बाती तकरीरें हो, ओए तोए हो, फलाना चोर फलाना मुजरम है। ये करके पाकिस्तान जो है उसकी कोई हम अच्छाई नहीं कर रहे। पाकिस्तान से मोहब्बत मैं नहीं समझता इसको। लिहाजा मेरी दानिश में मुझे किसी जमात से गर्ज नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का झंडा बुलंद होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम हो, उसमें केपी के हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, जीबी हो, आज़ाद कश्मीर हो, मैं ये समझता हूँ कि उसके अवाम भी महफूज होने चाहिए, हमारे जो इदारे हैं वो भी महफूज होने चाहिए। हमारे जवान राना जो इस वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उनके लिए यार मैं समझता हूँ कि खुदा के वास्ते उनके जनाजों में शरीक हुआ जाए, उनके लिए दुआ की जाए, पूरी दुनिया को ये बताया जाए। हमारे यहाँ जो ऐसा कोई वाकया होता है, दीगर ममालिक तो हमारे साथ खड़े होते हैं, अपने जो अंदर वाले हैं वो उनके साथ अगर खड़े हो जाएंगे, ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान से मोहब्बत का वक्त है ये, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो फिर से पनप रही है और इसका हम सब ने मिलकर मुकाबला करना है। सिर्फ 3 सूबों ने एक अलग पॉलिसी नहीं बनानी और एक सूबे ने अलग नहीं बनानी है, मुशावरत के साथ, ताउन के साथ। और रही बात वफाक की, तो वफाक सूबे की बिल्कुल मदद करेगा और तलाल चौधरी साहब जैसे कह चुके हैं कि भाई हर मुमकिन हम सहूलियात फराहम करेंगे, जो फंड्स हैं वो भी हम दे रहे हैं। लेकिन आपका जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है और जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं अनवर साहब का और अंजुम वकील साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। छाती का सरतान एक मुहलिक मर्ज है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 90,000 से ज़ायद ख़वातीन हर साल इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। इनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। फौरी इलाज से 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। 40 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नज़रअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फ़ौरन मौलिद से रजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान जहां मुख्तलिफ महाज़ों पर जंग लड़ रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा है, उसके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान इस वक्त बहुत एक्टिव है। और सिर्फ पाकिस्तान के अपने अंदर नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी जहाँ जहाँ इस तरह के प्रोपेगेंडा हमें नज़र आते हैं और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उसका दिफा करते हैं। सो कॉल्ड बलूच नेशनल मूवमेंट के एहतजाज की जो कलई है वो खुल चुक कर सामने आ चुकी है। ये एहतजाज हुआ था लंदन में, जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाना था। और उसका जो बैकग्राउंड था उसके हवाले से भी मैं आपको बताती चलूँ कि बलूचिस्तान का जो इलाका है ज़हरी, उसके बारे में एक झूठा मनफी प्रोपेगेंडा फैलाकर ना सिर्फ अवाम को गुमराह किया जा रहा था बल्कि पाकिस्तान के इमेज को एक डस पहुंचाने की, एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई, जिससे हमारी पाकिस्तान की एक खातून साफ़ी जो कि बरतानिया में मुकीम है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सपोज किया है। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं हमें सफ़ीना खान। बहुत शुक्रिया सफ़ीना। और जवाद फैज़ी तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। सफ़ीना, ये आपने जाके इस एहतजाज को कवर किया था और यकीनन आपने जो सवालात किए वो तो अब सब ने देख ही लिए हैं। आपको क्या लगा, मतलब अंडर द टेबल क्या चीज़ आपको नज़र आई है? बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसके बारे में जानते ही नहीं थे कि भाई ये ज़हरी इलाका क्या है, वहाँ इशू क्या है, और जिनके उन्होंने पोस्ट कार्ड और ये पैनल्स उठा के रखे हुए थे उनको भी वो नहीं जानते थे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से सम अप किया। इस प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ एक ही था कि बलूचिस्तान का नाम लेकर जो है पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, अक़ौम के अंदर जो है वो इंतशार पैदा करना था और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करना था। लेकिन वो वहां पर जो लोग मौजूद थे, देखिए उन्होंने बैनर्स पकड़े हुए थे। मेरे ख्याल से 2 ऐसे बैनर थे जिसके ऊपर बच्चों की एक पे तस्वीर थी और एक पे जो है बड़े अशखास थे, मर्द हजरात थे जिनकी मुर्दा मकसूदा लाशें थी। लेकिन जब मैं उनसे पूछ रही थी तो बहुत सारे लोग अपना मुंह छुपा रहे थे। जिन्होंने ये बैनर्स पकड़ रखे थे, डेफिनेटली बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा राइट था कि मैं पूछूं ये कौन लोग हैं, आपके लव वन हैं जिनके आपने ये बैनर्स पकड़ के तस्वीर पकड़ के रखी हुई है, तो उनको नहीं नाम पता थे। तो फिर मैंने दोबारा पूछा कि ये बच्चे कौन है, तो बच्चों का भी किसी को नहीं पता था। यानी कि ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक स्टेज ड्रामा है जो प्रोटेस्ट की सूरत में कैंट डाउनिंग स्ट्रीट के सामने खड़ा करके पाकिस्तान को बदनाम करना था। वो आने जाने वाले हर लोग को बैनर पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का नाम ले रहे थे, जबकि वहां पर खड़ा कोई भी शख्स नहीं जानता था कि ज़हरी कहां पर है। बलूचिस्तान के इलाकों का नाम उनको नहीं पता था। ये लोग कौन है जिनके उन्होंने बैनर्स पकड़े हुए, उनका उनको नहीं पता था। बहुत सारे लोगों के एक्सेंट से, डेफिनेटली हम यहाँ पर रहते हैं, हमें भी पता है कि जो एशियन कम्युनिटी होती है, चाहे वो भारत से ताल्लुक हो, पाकिस्तान से ताल्लुक हो, बांग्लादेश से हो, उनके एक्सेंट से हम पहचान लेते हैं कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। बाज लोग मेरे कैमरे की आंख में वो रिकॉर्ड किए हैं, आप खुद भी उसको सुन सकते हैं, उनका एक्सेंट जो है वो इंडियन था। और बहुत सारे लोग जो है वो जब बात करते थे तो उनको बलूचिस्तान की जबान नहीं आती थी। डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजर थी, जो औरत वहां खड़ी थी, वो जरूर लगता था कि उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की किसी ऐसे शर पसंद अनासर से ताल्लुक जरूर है जिसको वो लीड कर रही थी वहां पर खड़े लोगों के साथ। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियरली नजर आई कि वो तमाम के तमाम जो है वो स्टूडियोज के तौर पर खड़े किए गए थे। वहां पर मौजूद लोग टाइम चेक कर रहे थे कि कब खत्म हो और हम कब चले जाए। ऐसा लग रहा था कि उनको पेड करके लाया गया है, 4 घंटों के लिए उनको खड़ा करना था। बैनर्स उन्होंने मुंह पे, अक्सर जब यहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल रेंट पे लोग लाए जाते हैं तो उन्होंने मास्क पहने होते हैं, मुंह छुपाए हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर टेम्परेरी खड़े रहना होता है। इट्स वेरी कॉमन चीज है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पर जब लोग रेंट पे लाए जाते हैं तो उनका काम होता है फॉर फ्यू आवर्स खड़े रहना, बैनर्स हाथ में पकड़ना है, उसके बाद वो अपने पैसे लेते हैं और वो निकल जाते हैं। तो ये वो स्टेज ड्रामा था जो पता नहीं मैंने पर्पसली तो नहीं एक्सपोज किया, एक्चुअली मैंने सवालात सच्चे थे मेरे और उनके पास जवाबात नहीं थे, जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो गया। ठीक है जवाद फैजी साहब, भारत तो हमें पता है कि वो तो हर तरह की साजिश करने के लिए हमतन तैयार है। ये बलोच नेशनल मूवमेंट, अब इसका भी हमें एक्सपोज हो गई चीज़ें कि इसको जो है स्पॉन्सर कौन कर रहा है, लेकिन भारतीय एजेंसी रॉ कर रही है, जिस तरह से सफ़ीना ने बताया। और हमने खुद सुना कि वहाँ पे जिस तरह से, क्योंकि पाकिस्तानियों की जो एक्सेंट है और लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, इंडियंस की डिफरेंट होती है। ये इस एहतजाज का खुलकर सामने तो आ चुका है, लेकिन ये कितना नुकसानदेह भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक हम पाकिस्तान का नैरेटिव जो है इस वक्त लेकर चल रहे हैं और भारत इसको मौका देखकर जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए शादी, पहले तो मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि सफ़ीना डिड अ ब्रिलियंट जॉब, देयर इज़ नो डाउट, और किसी जमात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं 12 साल खुद रहा नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम वहाँ एक्सेंट से ही पहचाने जाते हैं और हमारा पता चल जाता है। और सिर्फ
अब ये जो तस्वीरों वाला मामला, बच्चों की तस्वीरें हैं और पूछा गया कि ये कौन है, ये ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा मार्का हक के दौरान, और जब उन्होंने अपना वो ऑपरेशन सिंदूर अपनी तरफ से वो जो किया और हमारा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, तो उसके दरमियान भी हिंदुस्तानी मीडिया ने इतनी फेक न्यूज़ चलाई, इतनी तस्वीरें चलाई, उनको तो ये भी लग रहा था कि जो समंदरी इलाका है वो शायद समंदर की वजह से, तो उन्होंने कहा जी हमारा तो वहाँ पे भी कब्जा हो गया है उनके बहरी मामलात में, लिहाजा इस पर तो कोई शक नहीं है। हाँ, ये बात जो इन्होंने की कि बॉस एक खातून जो जिम्मेदार के तौर पे थी या वो अरेंज करने वाली थी, ऑर्गेनाइजर थी, लिहाजा सफीना वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने असाइलम भी तो ले रखा है ना बलोचिस्तान के, लिहाजा उन्होंने वहाँ पे भी ये साबित करना होता है कि जी हम देखें आज तक अपने मिशन के साथ है और इसी वजह से हम जिला वतन है और खुद साख्ता जिला वतनी जो इख्तियार कर रखी है। एक बात दूसरी ये कि शाजिया नज़र तो हमें भी रखनी है, और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अब तो बैरून मुल्क भी हमने बहुत सारे ऐसे मामलात में, जिस तरह एक ऐसी जत्थाबरदार पार्टी, उसके भी हमने पकड़ लिया। आज अज़मा बुखारी साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी लाहौर में कि कितने जो है वो फाइनेंसर्स हैं बैरून मुल्क भी, उनका भी पता लगवा लिया है। लिहाजा ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और हमारा हाई कमीशन इस पे काम कर रहा है। यहाँ पे बैठ के भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, मीडिया में आने की वजह से और हिंदुस्तान की प्लानिंग की वजह से फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट्स हों, फितनतुल खवारिज के लोग हों, वो भी मुश्तमे हैं। देखिए ये सारे बैरून मुल्क एक हो जाते हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान मुखालिफ है वो भी, और जो KPK के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ है वो भी, वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए कलादम TTP के लोग हों, और हिंदुस्तान खास तौर पे उनकी जो प्लानिंग और पॉलिसीज है, लिहाजा ये सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं। और वही बात है कि मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बने, वहां पे बेशुमार लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको आप कहेंगे कि आपको इतने पाउंड मिलेंगे और आप आके 4 घंटे खड़े हो जाइए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तानियों में से भी कोई ऐसा परागंदा जहन लेके या किसी प्लानिंग के तहत या किसी साजिश का शिकार होके उसका हिस्सा बन रहा है, उस पे हमें वहां तो सफीना सेकंड करेंगी, मुझे हर जगह लिखा हुआ है नेबरहुड कॉन्सेप्ट है कि नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट है, लिहाजा हमें भी वहां जो पाकिस्तानी है उन्हें भी इसी तरह जिस तरह सफीना ने नजर रखी है और सवाल किए हैं, हर एक को यही किरदार अदा करना होगा। यही पॉइंट मैं भी उठाना चाह रही थी सफीना आपसे कि ये सिलसिला भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ना असल हकीकत तो अब आ गई है कि भाई ये बलूचिस्तान का इलाका है जहरी, जहाँ पे फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से जो है अवामी शिकायत और वहाँ पे जो मसले मसाइल थे उसके हवाले से जहरी में जो है जो इलाका है वहाँ पे कुछ सूरत हाल कशीदा रही है। लेकिन इस वक्त झूठे नारों, मसनूई जज्बात, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल माइलेज लेने का, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करी हूँ क्योंकि आए दिन हम लंदन में भी ये मुजाहरे देखते हैं और USA में भी हमने इस तरह की हरकतें देखी हैं। इस वक्त ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए एक तरफ हम पाकिस्तान में बैठ के जो है पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो पॉजिटिव नैरेटिव पुरअमन मुल्क है और यकीनन हमने साबित करके भी दिखाया है। और इस वक्त सहाफ़त के ज़रिए, सहाफ़त एक हमारा एक ऐसा हथियार है जिसे हम बैठकर वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग आज के तजुर्बे के बाद, ये जो वाक़या हुआ है जिसको आपने कवर किया, उसके बाद आप वहाँ पे जितने सहाफ़ी हैं ये कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अब हमने वहाँ बैठ के ना ऐसे झूठे मक्कार प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करते रहना है? अच्छा सर, थैंक यू। मैं हमेशा अपने हिस्से का काम करती हूँ, मैं किसी पे रिलाई नहीं करती हूँ। ये मेरा पहला बलूचिस्तान का प्रोटेस्ट नहीं है जो मैंने कवर किया है। इससे पहले भी मैंने जब कवर किया था तो इन्होंने मेरे पे अटैक किया था। तो ये कह देना कि पता नहीं मेरे बारे में कहा जा रहा है, मुझे किसी ने कहा तो मैं वहां गई। मैं पहले भी जाती हूँ, मेरी वीडियोस पहले भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरे साथ मेरे बाकी कोलीग खड़े रहते हैं, वो एज अ कैमरामैन वीडियोस तो बनाते, जो हमेशा मुझे थोड़ा सा अनोइंग होता है कि जर्नलिस्ट का काम कैमरामैन का किरदार अदा करना नहीं है, वहां पर खड़े लोगों से सवालात करना। अगर उनके पास हमारे सवालात के जवाब है तो वो हमारा मुंह बंद कर देंगे, लेकिन अगर उनके पास हमारे सवालात के जवाब नहीं है तो डेफिनेटली उनका एजेंडा एक्सपोज होता है। जिस तरह से आपने तहरीक इंसाफ के लोगों का जिक्र किया, डेफिनेटली यहाँ पर मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा है जो यहाँ पर उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, जब उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को
प्रमोट करना शुरू किया सोशल मीडिया के ऊपर, फिर उनको यहाँ पर असाइलम भी मिले, फिर उनकी जिंदगियां मैंने बदलती हुई भी देखी। आप मुझे बताएं इन लोगों के जो है वो ऑल ऑफ अ डे, ऑल ऑफ अ सडन जो है इन लोगों की जिंदगियों में बदलाव कैसे आया। तो ये आपने जो कहा कि नेम एंड शेम करने के लिए मैं अकेली तो अपना किरदार अदा कर रही हूँ, लेकिन लोग डरते हैं कि हम पे टारगेट, मेरे कल भी मेरा फोन छीनने की कोशिश की गई, मुझे फोन बंद करने की भी धमकी दी गई, लेकिन मैं अकेली थी और मैं अपना काम कर रही थी। सहाफत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाएं और कठपुतली बन के बस वॉच करते रहे। सहाफी का काम होता है सवालात उठाना। जो सोशल मीडिया के ऊपर एक खास किस्म की एक जमात है जी, हमें शाउर आ गया, हमारा सवाल करना हक है। असल काम सवाल करना सहाफी का काम है। वो कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, वहां पर आपका काम है सवाल करना। बड़ी हद आपको क्या होगा, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको आपके ऊपर हूटिंग होगी, आपके ऊपर वर्बली अटैक होगा, फिजिकली भी अटैक हो सकता है, लेकिन हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमारे ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल जाएगी तो हमें सहाफत छोड़ देनी चाहिए। मैं तमाम लोगों के लिए हमेशा से ये मेरा पैगाम रहा है, मैं जब अपने घर से निकलती हूँ तो मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो सहाफत बड़ा मुकद्दस जो है पेशा है, लेकिन अगर सही तरीके से अगर हम इसको इस्तेमाल करें अपने कलम को, और अब तो कैमरे की आंख है, तो आप बिलीव करें हम अपने पाकिस्तान का ही नहीं जहां पर भी रहते हैं उस सरजमीन का भी दिफा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए है जो हमारे तहरीक इंसाफ ने अभी बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल जवाद साहब, ये वक्त ही ऐसा है क्योंकि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो नेशनल वर्कशॉप 17 बलूचिस्तान में उसको अटेंड किया और शुरकत से खिताब किया, और इसी तरह का मैसेज, यानी कि वो बार बार यही चीज़ हैमरिंग कर रहे हैं ख़ास तौर पर कि जी बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है, बासलाहियत मुहिब वतन और बाहिम्मत अवामी इसका असल सरमाया है। यानी कि हमने देखा कि वो जो अवाम, बलूची अवाम के साथ फील्ड मार्शल की और हमारे इदारों की जो एक कोलैबोरेशन नज़र आ रही थी, वो हमें अब अमली तौर पे भी नज़र आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के हवाले से उनका ये फिर दोहराना, इस अज़्म का इजहार करना कि बलूचिस्तान हमारे लिए बड़ा अहम है, काबिल कदर हैं बलोची, और हम उनकी कदर करते हैं, हमारा असासा है। इसी तरह DGISPR ने गुज़िश्ता दिनों आपने पहले जिस तरह जिक्र किया, पेशावर के अंदर खड़े होकर KPK के हवाले से भी यही कहा, लेकिन उनका एक जुमला मैं ख़ास तौर पर आज फिर दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि क्यों कर पंजाब और सिंध के अंदर ऐसे मामलात नहीं होते, गवर्नेंस की तरफ भी देखना पड़ेगा। लिहाजा बलूचिस्तान में भी वहाँ जो हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, KPK के अंदर भी बढ़ जाती है। रह गई बात फील्ड मार्शल साहब के खिताब की, वो जहाँ जाते हैं उन्होंने काकूल के अंदर भी वो खिताब किया जो न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए भी, उसमें बहुत सारे इशारे थे, वाजे चीजें भी थी, ऐलानात भी थे, और ख़ास तौर पे उन बच्चों को भी उन्होंने ये कहा जो भी कमीशन जिन्होंने हासिल किया है और जो अब अपने जानो माल की परवाह किए बगैर अगले महाजों पे अपनी ड्यूटीज पे जाएंगे, उन्होंने उनको भी यही मैसेज दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख कोई देखे उसको फोड़ना होगा। और उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनकी मैं समझता हूँ कि जब वो पैदा हुए होंगे तो तब किसी हैंडसम की तस्वीरें तकिए के नीचे भी हुआ करेंगी, होती होंगी। लिहाजा उन्होंने ये भी मैसेज दे दिया कि बैरूनी ही नहीं अंदरूनी सहूलतकारों को भी देखना होगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है। सफीना ने भी जिस तरह कहा, वो जमात जो ट्रोलिंग शुरू कर देती है, वर्बली अब्यूज करती है, पाकिस्तान के जो मामलात है उसको खराब करने की कोशिश करती है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये मैसेज ऊपर से नीचे तक, और जहां तक मीडिया की बात हुई है, हमारा ये फर्ज अव्वलीन है कि हम अपना फर्ज निभाएं, उसके लिए जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात की, और यकीनन अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, मुल्क का दिफा कर रहे हैं और मुल्क को तस्खीर करने, इस्तेकाम बख्शने के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है रियासत की जानिब से, इदारों की जानिब से। और यकीनन बलोच अवाम और रियासती और जो हमारे इदारे हैं उनमें जो एतमाद और ताउन जो हमें नज़र आ रहा है, वो यकीनन ये इस बात को प्रूफ कि जो मनफी प्रोपेगेंडा है अब उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको ज़ायल करने में सब अपना अपना किरदार अदा करें। सफीना, आपका बहुत शुक्रिया। जवाद फैजी साहब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम से इजाज़त लाने के बाद। बार बार